हेलो दोस्तों, रास की महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक प्रशासन के लक्षण। इससे पहले हमने पढ़ा था विश्व में कौन कौन सी लोकतांत्रिक प्रणालियाँ मौजूद हैं। तो आज हम पढ़ेंगे लोकतांत्रिक प्रशासन के प्रमुख लक्षण। जैसा कि आपने पूर्व अध्याय में आपने पढ़ा था लोकतंत्र किसे कहते हैं, लोकतंत्र की क्या विशेषता होती है, लोकतंत्र में किस प्रकार की शासन प्रणालियाँ पाई जाती है। तो इसी के आधार पर हम लोकतांत्रिक प्रशासन के लक्षण को समझ सकते हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वाले राज्यों में पाया जाने वाला प्रशासन लोकतांत्रिक प्रशासन कहलाता है। इसके वही लक्षण होते हैं जो किसी लोकतंत्र या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में होते हैं। ठीक है ना। तो लोकतांत्रिक प्रशासन के प्रमुख लक्षण में पहला है लोक प्रभुता। प्रभुता से तात्पर्य है कि लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत कौन होती है, जनता होती है, तथा सत्ता का अंतिम उद्देश्य जन कल्याण करना होता है। अतः इस प्रकार के शासन में शासन की समस्त गतिविधियाँ जनोन्मुख होती है, जनता के अनुसार होती है, तथा जनता की प्रशासन की सभी गतिविधियों में अधिकतम भागीदारी होती है। इस हेतु प्रशासन द्वारा जनता के सहयोग के लिए विभिन्न प्रकार के कदम या उपाय किए जाते हैं, कदम उठाए जाते हैं। साथ ही प्रशासन को अधिकतम सीमा तक पारदर्शी बनाया जाता है ताकि जनता प्रशासन के क्रियाकलापों को स्पष्ट रूप से देख व समझ सके व उसमें भागीदारी निभा सकें। इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रशासन जनता के आसपास या इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है ना। जनता की पूर्ण रूप से भागीदारी होती है, प्रशासन में पारदर्शिता पाई जाती है। दूसरी विशेषता होती है शक्ति पृथक्करण। सामान्यतः शासन की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के माध्यम से निरंकुशता का प्रसार होता है। सामान्यतः देखा जाता है कि शक्तियों के केंद्रीकरण के माध्यम से, अगर शक्तियाँ एक ही जगह इकट्ठी होगी तो उससे क्या होता है, निरंकुशता बढ़ने के चांस रहते हैं, निरंकुशता बढ़ सकती हैं, निरंकुशता का प्रसार हो सकता है, जिससे नागरिक स्वतंत्रता को संकट उत्पन्न हो सकता है। इसलिए लोकतांत्रिक प्रशासन में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का पालन किया जाता है, जिसके अनुसार नीतियाँ बनाने वाली व्यवस्थापिका, नीतियों को क्रियान्वित करने वाली कार्यपालिका तथा नीतियों पर उचित एवं अनुचित के आधार पर नियंत्रण करने वाली न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है। इन निकायों द्वारा एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण करने पर प्रशासन में भ्रष्टाचार, अराजकता, अकर्मण्यता आदि गुण फैलने की आशंका रहती है। शासन प्रणालियों की तरह प्रशासन के भी नीति निर्माता, क्रियान्वयनकर्ता व पर्यवेक्षक व नियंत्रणकर्ता निकायों में कर्तव्यों व शक्तियों का स्पष्ट विभाजन पाया जाता है, जिससे प्रशासन में कार्यकुशलता बनी रहती है। यानी कि शक्तियों का विभाजन होना बहुत ही आवश्यक है ताकि सभी निकाय निरंकुश ना बने और एक दूसरे पर उन पर पर्याप्त नियंत्रण रहे। जिसका आगे का बिंदु है अवरोध एवं संतुलन, जिसे चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं। लॉर्ड एक्टन का सबसे बढ़िया कथन है कि सत्ता भ्रष्ट करती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है। इसलिए प्रशासन के संदर्भ में भी इसको लागू किया जा सकता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में सत्ता को भ्रष्ट एवं तानाशाह होने से बचाने के लिए प्रशासन के अंगों में शक्तियों का स्पष्ट विभाजन के साथ साथ उनके मध्य शक्तियों का संतुलन या अवरोध एवं संतुलन का सिद्धांत भी अपनाया जाता है। प्रशासन पर नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है वित्तीय संसाधनों एवं अन्य संसाधनों के दुरुपयोग को रोकना तथा संविधान, कानून, नीतियाँ एवं नियमों की स्थापना करना। इसके अतिरिक्त प्रशासन को जनोन्मुख बनाना, कुशल बनाना, पारदर्शिता अपनाना एवं उत्पादक बनाना भी इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रशासन पर सामान्यतः 3 प्रकार से नियंत्रण स्थापित किया जाता है। पहला है विधायी या संसदीय नियंत्रण। इसमें होता है विधायी नियंत्रण 2 प्रकार का होता है। पहला है संसदीय प्रक्रियाओं द्वारा
जिसमें संसद में प्रशासन संबंधी नियम कानून नीतियों बनाना, प्रशासन संबंधी प्रश्न पूछना आदि शामिल किया जाता है। दूसरा है संसदीय समितियों द्वारा। इसके अंतर्गत संसद की स्थायी समितियां और वित्तीय समितियां जैसे कि लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम समिति आदि द्वारा प्रशासन के कार्यकरण एवं व्यय पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। दूसरा नियंत्रण का साधन है न्यायिक नियंत्रण। इसके अंतर्गत न्यायपालिका द्वारा प्रशासन के विरुद्ध जन सुनवाई करना, न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन, जनहित याचिका आदि साधनों द्वारा प्रशासन के कार्यों पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है। तीसरा है कार्यपालिका नियंत्रण। कार्यपालिका प्रशासन संबंधी नियम तथा उपनियम को बनाकर प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करती है। इसके लिए कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाई गई नीतियों पर प्रदत्त विधान द्वारा नियम या उपनियम बनाती है तथा अपनी अध्यादेश की शक्ति का भी समय समय पर प्रयोग करती रहती है। कार्यपालिका प्रशासन को बजट प्रदान करती है, प्रशासन की नियुक्तियां करती है, जो भी अधिकारी होते हैं उनको निष्कासन करती है तथा इनकी सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। इन सभी साधनों से कार्यपालिका प्रशासन पर पर्याप्त नियंत्रण स्थापित करती है। ये सभी नियंत्रण लोकतांत्रिक प्रशासन अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहता है। मतलब इन सभी नियंत्रण के कारण क्या होता है, लोकतांत्रिक प्रशासन अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल रहता है तथा स्वेच्छाचारी व स्वतंत्र होने से भी बचता है। यानी कि प्रशासन पर तीनों का नियंत्रण होना अति आवश्यक है। लोकतांत्रिक प्रशासन में तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगला है संविधानवाद। संविधानवाद दो अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। अगर संकीर्ण की बात करें तो सरकार जो कुछ भी करे वह संविधान के अनुरूप हो, जबकि व्यापक अर्थों में अगर देखा जाए तो संवैधानिक नियमों के साथ साथ शक्ति संतुलन, लोकतांत्रिक मूल्यों तथा कानून के व्यवहारिक संचालन और इनके साथ व्यापक जन भावनाओं एवं जन कल्याण को भी सम्मिलित किया जाता है। अतः संविधानवाद वह विचारधारा है जो शासन की प्रणाली न केवल संवैधानिक प्रावधानों, लक्ष्यों एवं आदर्शों के अनुसार संचालित करती है, बल्कि शासन के अंगों में भी समुचित शक्ति पृथक्करण व नियंत्रण स्थापित करती है। किसी भी देश में संविधान एवं शासन का होना मात्र संविधानवाद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि संविधान और शासन तो तानाशाही के शिकार हो सकते हैं, जबकि संविधानवाद लोकतांत्रिक एवं लोकप्रिय मूल्यों की समर्थक विचारधारा होती है। संविधान और संविधानवाद दो पृथक किंतु सहसंबंधित बातें होती है। संविधानवाद एक साध्य है, जबकि संविधान इस निमित्त एक साधन है। अतः लोकतांत्रिक प्रशासन में संविधान के प्रावधानों के पालन के साथ साथ संविधान के सिद्धांतों को भी लागू किया जाता है, जो कि प्रशासन को लोकतांत्रिक और जनोन्मुखी बनाने के साथ साथ प्रभावी भी बनाता है। विधि का शासन, प्रशासन का लोकतांत्रिकरण, मूल अधिकार, नैतिक मूल्य, राजनीतिक आदर्श की स्थापना, जनसहभागिता, समानता, स्वतंत्रता आदि संविधानवाद के मूल सिद्धांत हैं। ठीक है। अगला है पांचवा बिंदु है विधिक समानता। विधिक समानता के दो अर्थ हैं। पहला विधि के समक्ष समानता, जो कि एवी डायसी द्वारा दिया गया है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विधि के समक्ष समान होता है, बराबर होता है। विधि किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जन्मस्थान, वर्ण या किसी के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती हैं। सबके साथ समान व्यवहार किया जाता है। इसके साथ ही यह सिद्धांत यह भी बताता है कि किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को विधि द्वारा विशेषाधिकार या विशेष उपचार नहीं दिया जाएगा, उनको विशेष नहीं माना जाएगा, बल्कि सबको समान माना जाएगा। और विधि के शासन का दूसरा आयाम है विधि का समान संरक्षण। ठीक है। इसके अनुसार क्या होता है, समान परिस्थिति अर्थात एक ही राज्य के अंतर्गत रहने वाले समस्त नागरिकों पर विधि का समान प्रभाव होगा तथा विधि सभी के साथ समानता का व्यवहार करेगा। यानी कि सभी को लोगों के साथ कानून के समक्ष समानता मिलेगी।
अतः किसी विधि के द्वारा किसी एक व्यक्ति के लिए जो प्रावधान होंगे वही समान परिस्थितियों वाले सभी व्यक्तियों के लिए भी होंगे। लोकतांत्रिक प्रशासन में लोकतांत्रिक प्रशासन भी विधिक समानता का समर्थन करता है तथा सभी व्यक्तियों के समान व्यवहार के साथ साथ सरकारी नीतियों का समान परिस्थितियों वाले नागरिकों को समान लाभ भी प्रदान किया जाता है। भारत के संविधान अनुच्छेद 14 तथा मानवाधिकारों का वैश्विक घोषणा के अनुच्छेद 7 में इसका वर्णन मिलता है। अगला है विधि का शासन। विधि के शासन के का अर्थ होता है प्रशासन द्वारा विधि के अंतर्गत शासन करना, यानी कि सारा शासन कानूनों के अंतर्गत ही करना है। डायसी के अनुसार विधि के शासन के अनुसार प्रत्येक लोक सेवक, प्रधानमंत्री से लेकर सामान्य सिपाही, सारे कार्मिक अपने अवैध कार्यों के लिए देश के कानून के प्रति उसी प्रकार उत्तरदायी हैं जैसे कि अन्य कोई सामान्य नागरिक। अर्थात शासन का प्रत्येक अंग एवं कार्मिक विधि के अंतर्गत आता है और सभी विधि के अनुसार ही कार्य करते हैं। कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए जैसे कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, राजदूत आदि। इनके अलावा बाकी सभी व्यक्तियों पर विधि का समान प्रभाव होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह विशेष का शासन न होकर विधि का शासन होता है, कानून का शासन होता है। अर्थात व्यक्तियों की इच्छा के अनुसार कार्य न होकर विधिक तार्किकता के अनुसार कार्य होता है, वैधानिक रूप से कार्य होता है। अगला बिंदु है सौहार्द एवं सहयोग की भावना, स्पिरिट डी कॉर्प्स। ठीक है, इस इंग्लिश में फ्रेंच भाषा में स्पिरिट द कॉर्प्स फ्रेंच भाषा का शब्द है। यह सिद्धांत के रूप में सामान्यतः सैन्य संगठनों में प्रयोग किया जाता है, जहां एक व्यक्ति की गलती या लापरवाही दूसरे व्यक्ति की जान तक ले सकती है। संगठन के सिद्धांत के रूप में इसका प्रयोग सबसे पहले हेनरी फेयल ने किया था। हेनरी फेयल के अनुसार संगठन में समरसता, भाईचारा, सौहार्द, अपनत्व तथा सहयोग हितकर होता है। प्रशासकों को फूट डालो और राज करो का आत्मघाती कदम कभी नहीं उठाना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रशासन किसी लाभ विशेष या किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए खड़ा किया गया संगठन नहीं होता है, बल्कि यह तो एक सार्वजनिक कल्याण के लिए संगठन होता है तथा इसमें कार्य करने वाला प्रत्येक अंग व कार्मिक इस साध्य को प्राप्त करने के लिए एक साधन मात्र है। अतः लोकतांत्रिक प्रशासन में सभी विभागों व कार्मिकों के मध्य सौहार्द की भावना होती है। ठीक है ना, सभी लोग आपस में मिलजुल कर काम करते हैं। इनका प्रमुख लक्ष्य क्या है? संगठन की कुशलता को बनाए रखना। अगली लोकतांत्रिक प्रशासन के लक्षण है स्वतंत्र न्यायपालिका। ये स्वतंत्र न्यायपालिका की विशेषता हमने न्यायपालिका वाले अध्याय में पढ़ा था। किसी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि न्यायालय के कार्यों में हस्तक्षेप शासन को अराजक, अलोकतांत्रिक, तानाशाह, भ्रष्ट व स्वेच्छाचारी बना सकता है। वही न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्याय की स्थापना, विधि का शासन लागू करने, समानता स्थापित करने और प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने का कार्य करती हैं। भारत और अमेरिका जैसे लोकतांत्रिक देशों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बहुत सारे उपाय किए गए हैं। साथ ही न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन जैसी शक्ति प्रदान कर उसे सशक्त भी बनाया गया है। इस शक्ति के अंतर्गत न्यायपालिका सरकार एवं प्रशासन द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय व बनाई गई किसी भी विधि या नीति या योजना को संविधान एवं विधि के संदर्भ में पुनरावलोकन कर सकती है तथा उसे अविधिक या असंवैधानिक होने के आधार पर निरस्त भी कर सकती है। इस प्रकार न्यायपालिका द्वारा इस शक्ति द्वारा स्वयं की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के साथ साथ प्रशासन पर नियंत्रण व लोकतांत्रिक प्रशासन की स्थापना भी सुनिश्चित की जा सकती है। ये न्यायपालिका की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है, न्यायिक पुनरावलोकन। अगला बिंदु है समानता एवं स्वतंत्रता। ये जो लक्षण है ना, काफ़ी थोड़ा चैप्टर लंबा हो रहा है लेकिन बिल्कुल इजी है। अगर आप इसको एक बार रीडिंग और ध्यान से सुनोगे ना तो ये सारी वही बातें हैं जो हमने पिछली कक्षाओं में की है या पिछले अध्यायों में की है। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ आप ये पॉइंट याद करके
अपने मन से भी इसको लिख सकते हो। समानता है स्वतंत्रता, नाम से ही पता चल रहा है। समानता है स्वतंत्रता लोकतंत्र के क्या मूल आधार होते हैं। ये दोनों ये बहुत उपयोगी होते हैं। समानता के संदर्भ में देखने पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक समानताएं प्राप्त होती हैं। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में प्रत्येक व्यक्ति समान होता है, बराबर होता है। राजनीतिक समानता में व्यक्ति को समान मताधिकार, निर्वाचन में भाग लेने के समान अवसर प्राप्त होते हैं। आर्थिक समानता में व्यक्ति को प्रशासन की समस्त योजनाओं और नीतियों का समान लाभ प्राप्त होता है। रोजगार के समान अवसर प्राप्त होते हैं। राज्य के संसाधनों का समान वितरण प्राप्त होता है। सामाजिक समानता में व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता प्रदान की जाती है और किसी भी आधार पर उनके साथ भेदभाव का निषेध किया जाता है, यानी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता भी बहुआयामी होती है तथा राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक व सामाजिक स्वतंत्रता के रूप में भी देखी जा सकती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रशासन का यह उद्देश्य एवं कर्तव्य होता है कि वो राज्य में समानता की स्थापना करे एवं नागरिकों को सभी प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान करने का स्वतंत्रता को भी प्रदान करे। अगला बिंदु है प्रशासन की तटस्थता एवं अनामता, न्यूट्रलिटी एंड ऑटोनॉमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ये काफ़ी अच्छे शब्द हैं। ये लोक प्रशासन में इन शब्दों का बार बार प्रयोग किया जाता है प्रशासन के संदर्भ में, तो इनको आप है ना ध्यान से समझना भी हमें जरूरी है। तटस्थता एवं अनामता दो शब्द हैं, दोनों के कुछ अर्थ समान हैं लेकिन इनमें थोड़ा बहुत भेदभाव भी है। प्रशासन की तटस्थता से तात्पर्य होता है कि प्रशासन की गैर राजनीतिक प्रकृति से है, यानी कि प्रशासन की तटस्थता से तात्पर्य है कि प्रशासन को किसी भी राजनीतिक प्रभाव में नहीं आना चाहिए। इसके अंतर्गत प्रशासन राजनीतिक वातावरण में कार्य करते हुए भी गैर राजनीतिक भाव से तथा विभिन्न दलों की सरकारों के साथ निष्पक्ष भाव से कार्य करता है। लोकतांत्रिक प्रशासन वस्तुनिष्ठ, शांत, अराजनीतिक और निष्पक्ष व व्यावसायिक रूप से कुशलतापूर्वक, ईमानदारीपूर्वक व निष्ठापूर्वक, निपुणता व समर्पण से कार्य करता रहता है। ठीक है ना, यानी कि राजनीतिक से बिना, राजनीति से प्रभावी हुए बिना वस्तुनिष्ठता से कार्य करना। और अनामता का अर्थ है बिना किसी दोष या प्रशंसा की इच्छा या डर के पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना। यानी कि प्रशासक द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उसमें चाहे समृद्धि प्राप्त हो या असफलता, तो प्रशासन को प्रकट रूप से सामने नहीं आना चाहिए बल्कि पर्दे के पीछे रहकर कार्य करना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रशासन में प्रत्येक अच्छे कार्य का श्रेय राजनीतिक कार्यपालिका को दिया जाता है तथा प्रत्येक बुरे कार्य का दोष भी ही उसे दिया जाता है। प्रशासन बिना किसी भावना के निस्वार्थ रूप से कार्य करता है। अनामता का अर्थ है कि लोक सेवक राजनीतिक को केवल पीछे से सलाह देगा और राजनीति के शोरगुल तथा उन्माद के सामने से आने से बचेगा। ठीक है ना, यानी पर्दे के पीछे रहकर कार्य करेगा। अगला बिंदु है विकेंद्रीकरण। ये केंद्रीकरण का उल्टा होता है। विकेंद्रीकरण में लोकतंत्र में समस्त शक्तियाँ जनता में निहित होती हैं, अतः शक्ति के अनेक केंद्र होते हैं। इसी प्रकार लोकतांत्रिक शासन में भी सत्ता या प्रशासन एक जगह या एक व्यक्ति में केंद्रित नहीं होती हैं तथा सत्ता के बहुत से केंद्र होते हैं। प्रशासन को निम्न तल से उच्च तल की ओर प्रशासनिक सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को केंद्रीकरण कहते हैं तथा ठीक उसके विपरीत उच्च से निम्न तल की ओर प्रशासनिक सत्ता के हस्तांतरण की प्रक्रिया को विकेंद्रीकरण कहते हैं। ये एल डी वाइट की परिभाषा है। लोकतांत्रिक प्रशासन में प्रशासन केंद्रीय स्तर, राज्य स्तर और जिला स्तर और स्थानीय स्तर पर प्रशासन का वितरण होता है। अतः प्रशासन एक जगह या एक व्यक्ति द्वारा संचालित न होकर अनेक जगहों से एवं अनेक प्रशासकों द्वारा संचालित होता है, जो प्रशासन की प्रभावशीलता को बढ़ाने के साथ साथ तानाशाही की आशंका को भी कम करता है। यानी कि प्रशासन में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, शक्तियाँ किसी एक स्थान पर केंद्रीकृत न होकर बहुत स्थानों या विभागों में विकेंद्रित की जाती है। अगला बिंदु है उत्तरदायित्व। ये सबसे लोकतांत्रिक प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में अधिकांशतः व्यवस्थापिका के माध्यम से जनता द्वारा प्रशासन का संचालन किया जाता है, अतः प्रशासन अंतिम रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन प्रतिनिधि लोकतंत्र के सिद्धांत के कारण
प्रशासन व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रशासन को सत्ता व उत्तरदायित्व का वितरण व्यवस्थापिका द्वारा कानून बनाकर किया जाता है तथा प्रशासन अपने वार्षिक प्रतिवेदन व कार्य निष्पादन के माध्यम से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। प्रशासन में कार्य विभाजन, पद सोपान आदि प्रशासनिक सिद्धांत लागू किए जाते हैं। अतः प्रत्येक स्तर पर कार्य एवं शक्तियों का विभाजन किया जाता है एवं प्रत्येक संगठन में निश्चित पद सोपान पाए जाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक पद एवं संगठन को किसी संस्था के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है, जो अंतिम रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है। पद सोपान के माध्यम से क्या होता है, संगठन के प्रति व्यक्तियों को उत्तरदायी बनाया जाता है, यानी उत्तरदायित्व का तात्पर्य जिम्मेदारी लेना। इन सभी वर्णन से यह निष्कर्ष निकलता है कि लोकतांत्रिक प्रशासन वर्तमान विश्व में अस्तित्वमान उन सभी प्रशासनों में से श्रेष्ठ है, क्योंकि इसकी प्रत्येक गतिविधि जन लोक कल्याणकारी होती है तथा निश्चित प्रक्रिया द्वारा संपन्न की जाती है। लोकतांत्रिक प्रशासन के सभी लक्षणों का यहाँ वर्णन करना संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जितना हम लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे उतनी भी उसकी सारी विशेषता हमें दिखाई देगी। ठीक है ना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषता है, इनको आप अच्छे से याद कर लें। धन्यवाद।